हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछली बार जिस भी यूनिट को हम लोगों ने शुरू करके रखा हुआ था वो आपके CITS की सिलेबस की यूनिट नंबर 7 असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन टेस्ट एंड इवेल्युएशन, इस यूनिट को हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि टेस्ट या परीक्षण क्या होता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है और कितने टाइप का ये टेस्ट होता है और उनके जो टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक टेस्ट के, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था पिछले पार्ट में। अब कोई भी टेस्ट है, कोई भी परीक्षण आपने लिया, जैसे मैंने बताया था कि लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट कब हुआ जाएगा, जब आप टेस्ट ले लेंगे। तो क्या टेस्ट लेना ही अपने आप में वो उस लर्निंग को कंप्लीट कर देगा? वहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी ना कि वो तभी माना जाएगा जब आप टेस्ट देंगे और अगर आप उस टेस्ट को उत्तीर्ण कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है या कुछ आपको एक स्टैंडर्ड आपका बन जाता है जिसके बेसिस पर आप कहीं भी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ठीक है, या जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको वो रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट होता है। तो ये जो बात हमने करी थी कि टेस्ट से सर्टिफिकेट मिलने के बीच की ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर कुछ दूसरी प्रोसेसेस होती हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि टेस्ट के साथ ही उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक टेस्ट को लेना। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज इवैल्यूएशन को, जिसे हिंदी में कहा जाता है मूल्यांकन। अब एक परीक्षण या एक टेस्ट कंडक्ट करा लिया स्टूडेंट्स पर, ठीक है, बट केवल वो टेस्ट को कंडक्ट कराना ही कंप्लीट नहीं होता अपने आप में। किसी लर्निंग प्रोसेस को या किसी लर्निंग को सर्टिफाइड या कंप्लीट करने के लिए अकेला टेस्ट लेना अपने आप में पूर्ण प्रक्रिया नहीं है। तो देखते हैं इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन या मूल्यांकन जिसको कहते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक जजमेंट ऑफ ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स वर्थ ऑन द बेसिस ऑफ सेट क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स एंड एविडेंस। मतलब मूल्यांकन क्या होगा? आपका जो भी ट्रेनिंग है या जो भी आपने एग्जाम लिया है उसको जज करना, सब्जेक्ट की वर्थ को जज करना, ठीक है, किस बेसिस पर? कोई सेट क्राइटेरिया बनाया होगा, कोई स्टैंडर्ड बनाया होगा और प्रूफ्स होंगे। अब ये सेट स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरिया और एविडेंस या प्रूफ ही क्या होते हैं? मान लीजिए एक टेस्ट कराया, एक टेस्ट कराने के लिए आपने कुछ क्वेश्चंस रखे, उसमें किसी भी टाइप के हो सकते हैं, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसमें भी मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, जैसा आप चाहें टेस्ट आपने कंडक्ट कराया, ओरल है, परफॉर्मेंस है, वॉट एवर इट में भी। अब क्या हुआ, आपने एक स्टैंडर्ड रख दिया उसमें कि अगर इस प्रश्न का सही उत्तर दिया जाएगा तो इसके लिए इतने अंक दिए जाएंगे, अगर इस उत्तर को इस तरीके से लिखा जाएगा तो इतने अंक दिए जाएंगे, प्रदर्शन को कुछ इस तरीके से करा जाएगा तो इतने अंक दिए जाएंगे। तो ये सब कहलाएगा क्या? आपकी जो जितना भी आपके पास स्टैंडर्ड्स आ रहा है, आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया और जो उसका टेस्ट का जो उसने बच्चे ने परफॉर्म किया है ना, एक्चुअली टेस्ट क्या हो गया? फिर टेस्ट हो गया बिना हेल्प के परफॉर्म करना, वो कहलाता है टेस्ट। एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं टेस्ट की कि परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर विदाउट एनी हेल्प, तो वो कहलाएगा उसका टेस्ट। अब उस टेस्ट को हम लोगों ने कुछ सेट स्टैंडर्ड्स बना दिए थे, कुछ हमने मार्किंग सिस्टम बनाया हुआ था, कुछ क्राइटेरिया सेट करा हुआ था और उसके बेसिस पर जब उसका जजमेंट किया जाएगा, उसको जांचा जाएगा, तो वही कहलाएगा क्या? इवैल्यूएशन। ठीक है, आगे देखते हैं। ए ट्रेनिंग प्रोग्राम इज इनकम्प्लीट विदाउट इवैल्यूएशन। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि आपको टेस्ट लेना ही वहां पर कंप्लीट नहीं कर देगा, इस प्रोसेस को लर्निंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी या आपका जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। Conducting a test is worthless if it will not followed by proper evaluation। वही बात आ रही है कि टेस्ट अपने आप पे लेना ही पूरी बात नहीं है जब तक उसके साथ इवैल्यूएशन या उसके बाद इवैल्यूएशन ना किया जाए। It gives a feedback to both trainer and trainees। ये दोनों को एक फीडबैक देता है, ये ट्रेनर को भी बता देता है कि क्या आपका जो पढ़ाया हुआ है या आपकी टीचिंग है उसकी कितनी वर्थ रही, और ट्रेनी को भी बता देता है कि आपकी लर्निंग की क्या वर्थ रही, क्या आपने सीखा। तो ये दोनों चीजें ही एक फीडबैक की तरह आ जाती हैं सामने। एंड आफ्टर इवैल्यूएशन इट इज वेरी नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द रिजल्ट। अब इसके बाद जब हमने इवैल्यूएट कर लिया है, उस रिजल्ट के फॉर्म में जो हमें डेटा प्राप्त हुआ है, जो हमने डेटा कलेक्शन कर लिया है, उसके बेसिस पर हमें विश्लेषण करना पड़ेगा
जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उस विश्लेषण से हम ये निचोड़ निकाल पाएंगे कि हमारी ट्रेनिंग कितनी सक्सेस रही और कितनी इफेक्टिव रही। ठीक है, तो आई होप कि इवैल्यूएशन या मूल्यांकन क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं मूल्यांकन या इवैल्यूएशन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। इसको भी मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फॉर्मेटिव या जिसको इंटरनल इवैल्यूएशन बोलते हैं। ये क्या होता है? ये होता है मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ ए प्रोग्राम व्हाइल इट इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, फॉर्मेटिव की जब जब बात होगी, फॉर्मेटिव और रचनात्मक भी बोल सकते हैं, जब भी इसकी बात होगी इसका मतलब ये है कि ये जब आपका प्रोग्राम रनिंग में है तभी ये होता है ना। प्रोग्राम जब प्रोग्रेस में है, छोटी छोटी यूनिट्स में, जैसे हम अभी कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम रनिंग में है, मैं आपका यूनिट टेस्ट ले रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है ना, इसका इवैल्यूएशन कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। अब आप इस यूनिट का टेस्ट दे रहे हैं तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाएगा। बट जब डीजीटी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसका इवैल्यूएशन होगा, वो कहलाएगा समेटिव। ठीक है, तो ये हो रहा है इंटरनल इवैल्यूएशन। तो मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ ए प्रोग्राम व्हाइल इट इज इन प्रोग्रेस, मतलब जब प्रोग्रेस में है वो। इसका मेन पर्पस होता है फाइंड आउट द डिफिशियंसी ऑफ द ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, कुछ डिफिशियंसी आ रही है, आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक पर, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पे प्रॉब्लम आ रहा है, उससे रिलेटेड समझ में आता है कि नहीं यहाँ थ्योरी क्लियर नहीं है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, उसको क्लियर करा जाएगा। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? जब ट्रेनिंग चल रही हो उस बीच भी जो डिफिशियंसी आ रही है, जो फीडबैक आ रहा है हम लोगों को, उस फीडबैक से पता चल जाता है कि कहाँ पर लूप होल्स हैं, उसको इन बिटवीन ट्रेनिंग ही सुधार कर उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का काम किया जा सकता है। आई होप यह आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं समेटिव और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, या जिसको बाह्य मूल्यांकन भी कहा जा सकता है। मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ ए प्रोग्राम आफ्टर द एंड, या एट द एंड, जब प्रोग्राम अपने अंतिम अवस्था पर है, जिसके बाद होगा, या उसका सेशन आपका या प्रोग्राम का जो टाइम है वो एंड हो गया, और उसके बाद जो इवैल्यूएशन होगा वो इवैल्यूएशन कहलाएगा समेटिव या योगात्मक। ठीक है, इट्स मेन पर्पस इज टू फाइंड आउट द इफिशियंसी एंड द कंक्लूजन ऑफ द ट्रेनिंग। अब ये डिफरेंस क्रिएट करेगा भाई कि पहले जो हो रहा था इंटरनल इवैल्यूएशन, वो आपकी ट्रेनिंग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, अगर कुछ लूप होल्स हैं तो उसको खत्म करने के लिए, उसके लिए होता था। और ये वाला क्या है? ये अब आपकी ट्रेनिंग का या आपके प्रोग्राम का रिजल्ट आपको बता देगा, वो कितना एफिशिएंट रहा, प्रशिक्षु सीखे कि नहीं सीखे, सीख रहे हैं तो प्रभावी है, कंक्लूजन सक्सेसफुल, नहीं सीखे अनसक्सेसफुल। ठीक है, कितना सक्सेसफुल था? 50%, 60%, 80%, 90%। तो ये सारा कुछ इन टाइप्स के अंतर्गत आता है। तो आई होप ये फॉर्मेटिव और समेटिव टाइप के इवैल्यूएशन आपको समझ में आए होंगे। आगे बात करते हैं किर्कपैट्रिक इवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो किर्कपैट्रिक जी जो थे, इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत करा था, इवैल्यूएशन मॉडल कहा जाता है इसे, और ये सबसे बेस्ट मॉडल है इवैल्यूएटिंग और एनालाइज करने के लिए रिजल्ट किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के या किसी एजुकेशन प्रोग्राम को। इस मॉडल को दिया था डोनाल्ड किर्कपैट्रिक जी ने 1959 में। ठीक है, बाद में कुछ उसमें चेंजेस भी किए गए हैं समय समय पर, और लास्ट किया गया था 1993 में, इससे पहले 1975 में, बट आपको याद रखना है कब दिया गया था, 1959 में डोनाल्ड किर्कपैट्रिक जी के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इनका जो मॉडल है उसमें 4 लेवल रखे इन्होंने, जो कि हेल्प करते हैं इंस्ट्रक्टर को ये मेजर करने में कि उनकी ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस, इसको मेजर करने में हेल्प करता है एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से। ठीक है, यही लिखा हुआ है। मॉडल है किर्कपैट्रिक मॉडल है 4 लेवल्स विच हेल्प्स एन इंस्ट्रक्टर टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर ट्रेनिंग इन ए ऑब्जेक्टिव मैनर। मतलब जो ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस है उसको उद्देश्यपूर्ण तरीके से मापने में एक इंस्ट्रक्टर की ये मॉडल मदद करता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए किर्कपैट्रिक मॉडल किससे संबंधित है, तो इवैल्यूएशन एंड एनालाइजिंग से। ठीक है, जो 4 लेवल बताए थे किर्कपैट्रिक जी ने वो थे रिएक्शन, ठीक है, प्रतिक्रिया, दूसरा लर्निंग मतलब अधिगम, तीसरा बिहेवियर या व्यवहार, और चौथा रिजल्ट, जिसे उन्होंने इम्पैक्ट का भी नाम दिया था। तो उन्होंने अपने इस मॉडल को कुछ इस तरीके से बताया था कि सबसे पहला जो स्तर है इनके
मॉडल का, वो था रिएक्शन। सबसे पहला इसमें क्या होता है कि ट्रेनी की प्रतिक्रिया ली गई। मान लीजिए कोई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जाएगी। वो प्रतिक्रिया क्या मदद करेगी? वो प्रतिक्रिया मदद करेगी कि भाई ट्रेनी को क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कंडक्ट कराया जा रहा है वो उसके हिसाब से वो उससे अनुरूप करके अपने आप को ढाल पा रहा है या नहीं ढाल पा रहा है, जो ट्रेनिंग मटेरियल उसके लिए बनाया गया है वो सफिशिएंट है कि नहीं है, जो उसके ट्रेनर हैं वो उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है, क्लियर है नहीं है, उनको समझ पा रहे हैं, वो ट्रेनर को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारा कुछ जो है रिएक्शन वो फीडबैक के थ्रू आएगा। ठीक है, उनसे फीडबैक लिया जाएगा ट्रेनी से, वो फीडबैक देंगे, मतलब वो प्रतिक्रिया करेंगे। और वो फीडबैक कैसे होगा? कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, इंस्टेंटेनियस कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनका तुरंत रिजल्ट मिलता है, और उस बेसिस पर आप ये पता कर लेते हैं कि ट्रेनीज की रिएक्शन क्या रही। नंबर दूसरा बात करेंगे लर्निंग की। क्रिकपैट्रिक मॉडल की दूसरी जो फैक्टर है या दूसरा जो उन्होंने स्टेज दिया है वो लर्निंग की बात करी है। अब लर्निंग मतलब अधिगम। तो ये देखना है कि भाई जो लर्निंग हो रही है वो प्रशिक्षु सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो ये कैसे पता करेंगे कि सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? बहुत सिंपल है भाई, आप टेस्ट करिए और टेस्ट की हेल्प से आप पता कर लीजिए। तो ये बहुत क्लियर चीज है। आप कोई भी परीक्षण कंडक्ट कराते हैं, हमारा जो हम लोग कौन सा टाइप का कराते हैं? फॉर्मेटिव। अगर हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के ड्यूरेशन माने चल रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में या एजुकेशनल प्रोग्राम में, तो क्या होगा, आप फॉर्मेटिव टेस्ट कराइए और उनके रिजल्ट्स को फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करिए, एनालाइज करिए। उसके बेसिस पर ये क्लियर हो जाएगा कि लर्निंग प्रोसेस हो रही है नहीं हो रही है, या क्या प्रॉब्लम है, क्या लूप होल्स है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में होंगे। नंबर 3 बिहेवियर, ये तीसरा पॉइंट है इसका। बिहेवियर में क्या हो रहा है? व्यवहार। अब क्या होता है, लर्निंग का रिजल्ट माने लर्निंग तभी मानी जाएगी जब बिहेवियर चेंज होगा। तो इसमें यह देखा जाता है कि ट्रेनी का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए एक स्किल को पहले परफॉर्म करता था वो और आज परफॉर्म कर रहा है, क्या अंतर आया उसको, क्या अंतर आया उसके बिहेवियर में? मान लीजिए आप शुरू में टूल्स को किस तरीके से यूज करते थे, किसी मशीन्स को किस तरीके से ऑपरेट करते थे, आज कैसे कर रहे हैं। आपके जॉब का क्वालिटी पहले क्या था, आज क्या है। तो ये क्या होगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और व्यवहार में परिवर्तन ही तो क्या है, लर्निंग है। तो इन सारी चीजों को, आपकी सोचने की क्षमता, आप किस तरीके से अब आपकी थिंकिंग हो गई है, पहले क्या थिंकिंग थी आपकी, पॉजिटिविटी आ रही है आपके बिहेवियर में। बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपके टेक्निकल फैक्टर्स तो आएंगे ही आएंगे जो आपके बिहेवियर को चेंज करेंगे। अगर ये तीनों प्रॉपर काम कर रहे हैं और ये अगर हमने इन तीनों फैक्टर्स पे या स्टेजेस पे बिल्कुल सही काम करा है, तो एंड रिजल्ट या इम्पैक्ट वो दिखेगा एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग। जब आप एनालाइज करते हैं या इवेलुएट करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग का सक्सेसफुल होना या इफेक्टिव होना वो क्लियर सामने निकल कर आता है, क्योंकि हमने ईच एंड एवरी स्टेप पे हमने काम करा और उसको चरणबद्ध तरीके से उस पर काम करा है। ठीक है, तो आपके ट्रेनिंग का आप एनालिसिस और जो इवेल्युएशन कर पा रहे हैं वो सटीक तरीके से कर पाते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। तो आई होप कि ये किर्कपैट्रिक मॉडल, इवेल्युएशन मॉडल आपको समझ में आया होगा। बहुत कुछ इसमें खास नहीं है, बहुत ही सिंपल मॉडल दिया था किर्कपैट्रिक जी ने। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं असेसमेंट की, कि व्हाट इज असेसमेंट। ठीक है, यह तो हुआ था कि अब हम लोगों ने टेस्ट का इवेल्युएशन करा, बट इवेल्युएशन के बाद हमारे पास बहुत सारा डेटा आया, हम लोगों ने बहुत सारा डेटा कलेक्शन किया। तो उस डेटा की हेल्प से हम क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, उस डेटा की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं। ठीक है, वही होगा एनालिसिस, निर्धारण करना या आकलन करना। उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, उस ट्रेनिंग के बारे में या उस ट्रेनिंग के बारे में या ट्रेनर के बारे में या उस प्रोग्राम के बारे में, जो भी कुछ है सारा। ठीक है, तो असेसमेंट इज द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और डाटा in order to understand individual students learning and need। ये एक डेफिनेशन हो सकती है कि असेसमेंट क्या है, एक्ट है किस चीज का, इंफॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट करने का, जिससे पता चल सके
कि इंडिविजुअल स्टूडेंट है उसकी लर्निंग और नीड क्या है, उसको समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगर ये रिजल्ट्स अगर हम एनालिसिस करते हैं एवरीथिंग इज गोइंग गुड, तो हमको ये समझ में आता है कि लर्निंग प्रोसेस इज गोइंग फाइन, वेल ये जा रही है, प्रॉपरली हो रही है। बट अगर नहीं होती है, कुछ डेटा हमको ऐसा मिल रहा है कि पर्टिकुलर वो एक टॉपिक पर जब भी उसका टेस्ट होता है वहां पर उसका रिजल्ट बेकार आ जाता है, वहां पर उसका जब इवेल्युएशन करा जाता है तो हम पाते हैं कि जो डेटा मिल रहा है वहां पर वो वीक हो रहा है। तो समझ में आता है वहां पर क्या नीड है उसकी, क्या उसकी डिमांड है, उस पर्टिकुलर जगह पर हमें काम करना पड़ेगा। अगेन अगर मैं इसकी भी बात करूं, असेसमेंट की दो टाइप का हो सकता है, ये भी फॉर्मेटिव और समेटिव, दो टाइप का हो जाएगा। फॉर्मेटिव में क्या होगा, फॉर्मेटिव में अगेन आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के ड्यूरेशन में जो भी आप असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट वाइज कर रहे हैं या एक दो यूनिट को मिला के कर रहे हैं, वो सब समेटिव माफ कीजिएगा, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, और वो आपकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो भी कुछ असेसमेंट किया जा रहा है वो फॉर्मेटिव होगा। एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग जो असेसमेंट हो रहा है वो समेटिव के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप थे यहां पर, लेकिन जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग असेसमेंट, मतलब अधिगम का जो असेसमेंट हो रहा है वो किस बेसिस पर हो रहा है, उसके क्या टाइप है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले जो असेसमेंट की बात कर रहे हैं इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग और तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, ये टर्म्स थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेंगे, इसको केवल समझने की कोशिश करिए आप जो मैं समझा रहा हूं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या है कि सीखने का असेसमेंट, ठीक है, सीखने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो है निर्धारण, तो जो सीखने का निर्धारण कब से होगा, द डे वन जब आप सीखना शुरू करते हैं तब से लेकर जब तक ये हो रहा है, जब तक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस हो रही है ये होता रहेगा। आप छोटे स्टेज से लेकर जहां पर आप पैदा होकर आप सीखना शुरू करते हैं हर लेवल पे आपका असेसमेंट होता है ना, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। अगर हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रोग्राम के वे में बात करें तो ये क्या होता है, यहां पर बात ऐसी शुरू हो रही है कि जो टीचर है या इंस्ट्रक्टर है वो उसको पता होता है या वो पता करता है कि ट्रेनी का लेवल क्या है, ट्रेनी अभी किस लेवल पर है और मुझे कहां से लर्निंग शुरू करनी है। इसीलिए इसको बोला असेसमेंट फॉर लर्निंग, कहां से अब उसे लर्निंग शुरू करनी है, कहां से अब उसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका असेसमेंट होगा ये किस टाइप का होगा, ये फॉर्मेटिव होगा, ये फॉर्मेटिव टाइप का असेसमेंट होगा जिसमें इन ट्रेनिंग आपका क्या करा जाएगा, आपका असेसमेंट किया जाएगा और ये फाइंड आउट करा जाता है कि किस लेवल से या किस पॉइंट से मुझे अब लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। दैट इज वाई इसको बोल रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, दूसरा बात कर रहा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब भाई बात यह हो गई है कि प्रशिक्षु को आपको ग्रेड देना है, मार्क्स देना है, उसके बेसिस पर ये फाइंड आउट करना है वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, कब होगा, तो ये एंड में ही होगा। तो जब भी बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग की तो भाई ये एंड में होगा और ये किस टाइप का होगा, ये समेटिव टाइप का होगा। इसमें ट्रेनी को ग्रेड मिलेगा, कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कब होगा, एट द एंड होगा। और तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब अधिगम के रूप में आकलन, ये तो चलता ही रहेगा। अगर ये दोनों प्रोसेस हो रही हैं तो असेसमेंट एज लर्निंग चलता रहेगा। ठीक है ना, ये कब से शुरू हो जाएगा, जब एक प्रशिक्षु समझ जाता है किस उद्देश्य से ये ट्रेनिंग करी जा रही है, किस पर्पस के लिए वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो समझ लीजिए असेसमेंट एज लर्निंग शुरू हो गया है। ये असेसमेंट जो है लर्निंग के रूप में शुरू हो चुका है और ये जो आपका प्रोग्राम चलता रहता है उसके साथ साथ ये समेटिव फॉर्म में चलता रहता है। इसमें यही खास बात है, असेसमेंट एज लर्निंग आपकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग चलेगा बट ये समेटिव फॉर्म का होगा, योगात्मक प्रकार का होगा। छोटी छोटी आपकी जो लर्निंग्स होंगी वो एज ए असेसमेंट या असेसमेंट एज ए लर्निंग ये चलता रहेगा। यहां पर ट्रेनिंग को भी क्लियर हो जाएगा किन उद्देश्यों से, किन पर्टिकुलर एक विशिष्ट अपनी आवश्यकताओं के लिए वो यहाँ पर लर्निंग कर रहा है, और ये टीचर भी निश्चित कर लेगा कि किन पर्टिकुलर उद्देश्यों के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये किया जाएगा। तो आई होप कि आपको
जो है ये समझ में आए होंगे कि ये टाइप्स ऑफ जो मैंने बात करा है लर्निंग असेसमेंट ये क्या है। ठीक है, और फिर से बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊंगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जो भी रिजल्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, जो भी ग्रेड्स हैं, आप उनके पेरेंट्स को बता देते हैं, है ना। ये बिल्कुल फॉर्मल प्रोसेस में चलता रहता है। असेसमेंट एज लर्निंग की जो मैंने बात करी थी कि वही है कि भाई प्रदर्शन का क्या, क्यों कर रहे हैं आप ये प्रदर्शन, क्या स्टैंडर्ड्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उस वो जब ट्रेनर को समझ में आ गया तो ये प्रोसेस होती है। यहाँ पर प्रशिक्षु की है जो तीसरे में बात करूंगा मैं, असेसमेंट एज लर्निंग। जब भी असेसमेंट लर्निंग के रूप में करा जाता है, मतलब आपका असेसमेंट क्या करा जा रहा है, असेसमेंट तो हो रहा है लेकिन लर्निंग के फॉर्म में हो रहा है वो, तो क्या होता है वहां पर उसकी सोच बढ़ेगी, उसकी क्षमताएं बढ़ेंगी, किसकी, प्रशिक्षु की, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा काम है उसकी क्षमताओं का विकास करना। असेसमेंट तो हम लर्निंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जो मैं मूल्यांकन कर रहे हैं आपकी लर्निंग के लिए कर रहे हैं, उसको उसके एंड रिजल्ट या उसका कंक्लूजन नहीं बना रहे हैं हम वहां पर, इसीलिए ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग चलेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं असेसमेंट की तो वही बात आएगी, अगेन मैं उसको यहाँ पर अलग से डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। दो टाइप के असेसमेंट हैं, एक होगा समेटिव और एक होगा फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव अगेन जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग चल रहा है, और समेटिव वो जो एंड में जो भी रिजल्ट आ रहा है वो। इसीलिए यहाँ पर असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग है, ये फॉर्मेटिव टाइप का है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये कौन सा है, ये समेटिव टाइप का है। और असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, छोटे छोटे टुकड़ों को जब जोड़कर लर्निंग का असेसमेंट, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक यूनिट करने के बाद आप एक असेसमेंट करके एक विश्लेषण से पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में ये जब जुड़ता जाएगा समेटिव होता जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो ये लर्निंग असेसमेंट के फॉर्म में हो रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं असेसमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं। अब सिंपल है, असेसमेंट के कंपोनेंट क्या है, जिन घटकों या वो घटक जिनकी मदद से असेसमेंट किया जाएगा। तो कौन से ऐसे घटक होंगे, तो सारे टेस्ट हैं उसमें, कोई भी आपका परीक्षण का तरीका है वो कंपोनेंट बन जाएगा आपका असेसमेंट का। तो देखते हैं कौन कौन से। पहला है एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे सभी लोग क्लियर हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा होता है। कोई भी एग्जाम होता है उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर होता है, जिसमें कुछ कैलकुलेशंस दी जाती हैं, कुछ आपकी मेमोरी को जज किया जाता है, कुछ हद तक आपकी स्पीड को, आपकी एक्यूरेसी का मेजरमेंट किया जाता है ना, उसका इवेल्युएशन किया जाता है और पता करा जाता है कि आपका विश्लेषण करके कि किस हद तक आप सक्सेस हैं या क्या आपका रिजल्ट रहा। पर्सनालिटी टेस्ट, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट किया जा सकता है, कुछ आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, क्या चाहते हैं, क्या पसंद नापसंद, उस वे पे। कुछ हद तक ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तरह होता है, जहाँ पर स्वॉट एनालिसिस कर लिया आपका, आपके गोल्स, आपकी थिंकिंग, इन चीज़ों पर आपका असेसमेंट किया जाएगा। टू वे इंटरव्यू, किसी भी टाइप का इंटरव्यू टू वे होता है ना। कोई भी जॉब के लिए आप जाते हैं जहाँ पर इंटरव्यू आपका लिया जाता है, तो वो नॉर्मल आपका असेसमेंट हो रहा है, ओरल टेस्ट के बेसिस पर आपका असेसमेंट लिया जाता है। रोल प्लेइंग हो सकता है, आपको कुछ रोल दिया जा रहा है कि आप इस रोल को प्ले करिए, एज ए मैनेजर एक्ट करिए, एज ए इंस्ट्रक्टर एक्ट करिए, बताइए कर उसको, है ना। तो ये रोल प्ले ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कहीं पर एक्टिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पर आपका इंटरव्यू है कि आपको एज ए वहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाना है, कोई भी, मान लीजिए बायोलॉजी पढ़ाने आप जा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, या बायोलॉजी का नहीं लेते हैं, कुछ कंपटीशन एग्जाम्स का, रेलवे का प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, उन्होंने बोला वहाँ पर आपको फिटर एज ए टेक्निकल सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे, कुछ टाइम के लिए आपको बोला 3 या 4 डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस लेना है आपको, अगर वो सक्सेसफुल है देन हम आपको हायर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2-3-4 दिन के लिए आपका रोल प्लेइंग ही तो कर रहा है वहाँ पर, उसी बेसिस पे तो आपको जज कर रहे हैं, आपका पर्सनालिटी भी साथ साथ जज कर रहा है, कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये सब कुछ साथ में कर रहा है वो। फैक्ट फाइंडिंग, कुछ दिया जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ टास्क दिया जा सकता है जिसके बारे में आपको बोल सकता है कि उस समस्या का, उसका क्या निचोड़ है, क्या फैक्ट्स हैं पता करने के लिए। प्रेजेंटेशन हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे आपके असेसमेंट के। आई होप ये समझ में आएंगे, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है। आई होप कि असेसमेंट के कंपोनेंट आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा जो बता देना चाहता हूँ कि हमारा CITS सिलेबस के हिसाब से जो हम इवेल्युएशन करते हैं थ्योरी टेस्ट का, वो कैसे किया जाता है ना, ये आपके सिलेबस में थोड़ा सा था, या तो किस तरीके से उसका इवेल्युएशन किया जाता है।
भाई क्लियर है कि अभी जो आपका एग्जाम हो रहा है वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हो रहा है। ऑब्जेक्टिव बेसिस पर एग्जाम होगा तो भाई अगर सही मार्क आपने करा है, क्वेश्चन को सही आंसर दिया है तो 1 अंक दिया जाएगा, नहीं है तो 1 अंक नहीं दिया जाएगा, 0 अंक दिया जाएगा। कोई ऋणात्मक मूल्यांकन अभी नहीं है, उस बेसिस पर आपका मार्किंग होता है, उस बेसिस पर आपका इवेल्युएशन किया जाता है। जब परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ एंड रिजल्ट नहीं देखा जाता है, वहां पर ओनली सिर्फ एंड रिजल्ट नहीं देखा जाएगा, वहां पर यह भी देखा जाता है कि इस प्रोसेस के थ्रू आपने उस रिजल्ट को या उस जो आपको स्किल एक्यूरेसी दिया था उसको आपने अचीव करा, एक्यूरेसी को किस हद तक अचीव करा, इसके बेसिस पर ही मार्किंग की जाती है। अगर मैं परफॉर्मेंस बेसिस टेस्ट की बात करूंगा आपका, और मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका टेस्ट है, जनरली 300 मार्क्स का रहता है सीटीएस में, सीआईटीएस में 200 का हो गया शायद, अब जो भी मार्किंग सिस्टम रहेगा अभी उसके हिसाब से मान लेते हैं अगर 100% मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो जो आपके ऑब्जेक्टिव फीचर्स हैं, जो उद्देश्य हैं, वो लेता है 20 मार्क्स कंटेन करता है आपका, ठीक है। वो क्या करेगा 20 मार्क्स, जिसमें आपको पता होना चाहिए किस टूल्स का, किस इक्विपमेंट्स का आपको यूज करना है, कैसे करना है। आप एक पूरा मैप बनाते हैं, एक माइंड मैप बनाते हैं। नंबर दूसरा, आप पूरा प्रोसेस से गुजरते हैं। 50 मार्क्स, जो आपने सोचा उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 50% वो कंटेन करता है। और लास्ट में जो क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं वो 30% उसका कंटेन करता है, ठीक है। और टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इसमें। अगर आपने उस किसी काम को प्रॉपर टाइम पे कर दिया है ना, तो हो सकता है उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा अंक दिए जा सकते हैं। ज्यादा समय हो गया तो अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है। ज्यादा समय लिया तो +3 और -3, अगर मान लीजिए 10% टाइम लगता है तो उस पर 3 अंक काट लिए जाएंगे। इस तरीके का कुछ इसका क्राइटेरिया है। आप उनको टेक्स्ट बुक में देखकर ये पता कर सकते हैं कि क्या इसका आपके लिए यूज है। मैं फिर वही बोलूंगा कि डीजीटी का जो सिलेबस, डीजीटी ने जो भारत स्किल्स पे बुक दी है उसमें बहुत अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी बात नहीं करेंगे, बस आपको एक मोटा मोटा मुझे आइडिया देना था कि किस तरीके से आपको इवेल्युएशन करना है। तो मार्किंग सिस्टम के साथ आपको किस तरीके से इवेल्युएशन करना है, ये इसके पहले से क्राइटेरिया जिसकी हम बात कर रहे थे ना, क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जजमेंट करते हैं। तो भाई वो है कि जो क्राइटेरिया है वो सेट है ना, क्या मार्किंग करना है वो सेट है, उसके बेसिस पे आपको इवेल्युएशन करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक चीज और, अगर आप एक टेस्ट पेपर बना रहे हैं सीआईटीएस एग्जाम के लिए, एक ऑब्जेक्टिव पेपर बन रहा है जहां पर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी के पिछली बार 3 लेवल्स की बात करी थी, और मैंने आपको वहां पर बताया था कि किस लेवल से एटलीस्ट आपको कितना % पेपर रखना या होता है एज पर स्टैंडर्ड जो डीजीटी के द्वारा आता है। तो लेवल 1 से तकरीबन 20%, लेवल 2 जो होता है वो 50% और लेवल 3 तकरीबन 30% कंटेन करता है पेपर को। तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो या कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, टेक्स्ट बुक की मदद लीजिए, वो भी आपको हेल्प करेंगी। ये तो वीडियोस हैं, ये एक आपको और एनहांस करने के लिए, या कुछ ऐसा है जो मदद नहीं अगर मिल पा रही है तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा। बट बुक के साथ जब आप लर्निंग करेंगे, या जो आपके पास कोई भी बुक है उसके साथ जब आप इनको यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ा देगा, है ना। ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो तैयारी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। हम टेस्ट जो कंडक्ट करने वाले हैं अगला, उसके लिए आप तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच।